सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारत की जलवायु। यह इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉपिक है जलवायु, तो भारत की जलवायु को समझने से पहले हमें कुछ और बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए। उन सभी बिंदुओं में से जैसे पवन क्या है, पवन की उत्पत्ति किस तरह से होती है, वायु दाब पेटियाँ क्या है, तो उन सभी का बारीकी अध्ययन होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छा से समझ पाएंगे। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आपका एग्जाम या कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये टॉपिक भारत का जलवायु है। तो इस जलवायु को जानने से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा पवन के बारे में कि पवन की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तथा वायुदाब पट्टियाँ जानेंगे, तथा कटिबंध को पढ़ेंगे कि वायुदाब पट्टियाँ में किस तरह से जो कटिबंध बन रहा है उस कटिबंध के द्वारा किस तरह से भारतीय आबो हवा को वो प्रभावित कर रहा है। तो एक जलवायु, जैसे ही जलवायु का हमारे माइंड में प्रश्न आता है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जलवायु और मौसम, साथ साथ में मौसम का भी प्रश्न उठने लगता है। तो इन दोनों में बारीकी अंतर समझेंगे। मौसम होता है जो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होता है, यानी कि जलवायु का जो तात्पर्य है वो मौसम की तुलना में अपेक्षाकृत अत्यधिक लंबे समय से, अर्थात जो मौसम है वो क्षणिक अवस्था को दिखाता है, लेकिन जो जलवायु है वह अपेक्षाकृत लंबे समय के मौसमिक दशाओं के औसत से संबंधित है। यानी कि मौसम कह सकते हैं कि वह जल्दी जल्दी बदलता है, चाहे वो एक एक दिन के अंतराल पर हो या एक एक सप्ताह के अंतराल पर हो। लेकिन वही अगर आप जलवायु की बात करें तो जलवायु यह लगभग वर्षों में बदलता है। ये एवरेज औसत 30 वर्षों के बाद या उससे भी अधिक वर्षों के बाद इस तरह से ये जलवायु में परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु और मौसम किस तरह से, मौसम जो है क्षणिक अवस्था है और जलवायु जो है उसके अपेक्षा में वो क्या है, वह अपेक्षाकृत अत्यधिक वो लंबे अंतराल को दिखाता है। तो ये अंतर है। तो इसमें से पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्शन में है कि भारत का मौसमी जो परिवर्तन है वो है सबसे विशेषता। भारत वर्ष भर लगातार वर्षा होता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल पवनों का प्रभावी होना। देखिए, सबसे बड़ी बात है जलवायु जब भी भारत में आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, जलवायु कहने का मतलब वह यहाँ पर जो पवनें चल रही वह किस अनुसार है, गर्म है ठंडा है, वो सभी क्या करते हैं, यह इसको इफेक्टिव बनाता है। तो हम लोग थोड़ा सा वायुदाब पट्टियाँ पढ़ेंगे। वायुदाब पट्टियाँ में क्या होता है, जो विषुवत रेखा है यानी कि 0 डिग्री, जो 0 डिग्री भूमध्य सागरीय रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, उस विषुवतीय रेखा को यहाँ पर निम्न दाब कटिबंध बनता है। इसलिए इसे निम्न दाब कटिबंध भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जब सीधी पड़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गर्म भी ज़्यादा होगा। जब गर्म ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ की जो हवाएं होगी वह गर्म होकर ऊपर उठेगी। स्वाभाविक सी बात है, गर्म करने पर उसके अणु दूर दूर होते हैं, चाहे कोई भी ले लीजिए। और वही जब ठंड होता है तो उसके अणु सघन होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सघनता बढ़ता है। तो यहाँ पर निम्न दाब कटिबंध बनेगा। ठीक इसके ऊपर 30 डिग्री पर जाएंगे, 30 डिग्री नॉर्थ जाइए या 30 डिग्री साउथ जाइए, तो यहाँ पर उपोष्ण उच्च कटिबंध का निर्माण होगा। अब ये उपोष्ण उच्च कटिबंध क्या है, तो उपोष्ण जो है यहाँ पर उच्च दाब का निर्माण होगा। यह जो निम्न दाब जो वायुमंडल के ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद यह ध्रुव की ओर बढ़ा, ध्रुव की ओर बढ़ने के बाद फिर कोरियोलिस बल के कारण यह क्या हो गया, यह जो जाना चाहिए ध्रुव की ओर वह पूरब की दिशा में गया, और वह 30 डिग्री पर जाकर क्या हो गया, वहाँ पर वायु का अवतलन हुआ। अवतलन मतलब हो गया तल के नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, उच्च दाब बना। फिर आप 30 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध आएगा, या उप ध्रुवीय कहिए, समशीतोष्ण कहिए। अब यहाँ से क्या होगा, अब जो यहाँ पर जो अवतलन हुआ वायु का 30 डिग्री से, अब कुछ वायु क्या होगा, मतलब वायु तो ऐसा नहीं है ना कि एक मतलब जगह फैलेगा, वो सभी दिशाओं में फैलेगा। अब कुछ क्या जाएगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक कुछ जो गर्म हवाएं हैं, फिर ध्रुवीय हवाएं यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, निम्न दाब कटिबंध का निर्माण होगा, यानी निम्न दाब होगा। और इस तरह से फिर आप ध्रुव पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा। उच्च दाब इसलिए हो जाएगा क्योंकि वह ठंडा है। ठंडा स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के जो अणु होंगे ठंड के कारण, शीतलता के कारण वो नज़दीक होंगे, कण होंगे, वहाँ सघनता बढ़ेगी। तो ये हम लोगों ने जाना कि जो किस तरह से विषुवतीय रेखा, उस विषुवतीय रेखा को हम लोग निम्न दाब कटिबंध कहते हैं। क्यों निम्न दाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म होता है, गर्म के कारण वायु हवा ऊपर उठती है, फिर ऊपर जाकर फिर 30 डिग्री पर जब ध्रुवों की ओर जाने लगती है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण क्या होता, वह अपने दाएं ओर मुड़कर 30 डिग्री पर वहाँ पर वायु का अपतलन होता है, यानी वहाँ नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। फिर 60 डिग्री पर जाने के बाद क्या हो जाता है, उच्च दाब के बाद फिर निम्न दाब होता है। निम्न दाब क्यों होता है, अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि यह निम्न दाब यहाँ पे क्यों हो रहा है, जबकि वह क्या है, ध्रुवों के नज़दीक है। तो कारण क्या होता है, जो 30 डिग्री पर जो सूर्य की प्रकाश पड़ रही होती है, वहाँ से जो हवा होती है, जो जब क्या चलती है 60 डिग्री तरफ जाती है, तो जो उष्ण हवा, जो गर्म हवा रहती है, अपेक्षाकृत जो ठंडा हवा आती है उसके तुलना में थोड़ा प्रभावी होती है, इसलिए यहाँ निम्न दाब कटिबंध बनेगा। फिर यहाँ से भी क्या होगी, वो पवने ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद क्या होगी, कुछ
ध्रुवों की तरफ जाएगी और कुछ 30 डिग्री की तरफ जाएगी। तो ये जो होता है सेल एक तरह से निर्माण होता है, सर्कुलेशन। तो जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच जो वायु का परिसंचरण एक तरह से ऐसे ऊपर उठा इधर गया फिर नीचे अवतरण हुआ, तो ये जो होता है इसको फेडल सेल कहते हैं। और जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ऊपर जो एक सेल का निर्माण होता है यानी रोटेशन परिसंचरण का निर्माण होता है उसे हम लोग फेरल सेल कहते हैं। और ये ध्रुवीय ध्रुवीय ये नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी होगा, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि कहाँ निम्न दाब हो रहा है, कहाँ उच्च दाब हो रहा है, कारण क्या हो रहा है। क्योंकि यही उच्च दाब और निम्न दाब क्या करेगा, पवनों को चलने में सहयोग करेगा। हमेशा पवन क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा। ये उच्च दाब क्या होता है, यानी उच्च दाब और लो दाब, जहाँ पर क्या है सघन है वायु, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा वायु है वो उसकी ओर दौड़ेगा उसे भरने के लिए, क्योंकि उसको स्थान मिलेगा भागने का, स्वाभाविक सी बात है, ये आप कॉमन चीज़ है। तो हमेशा जो है पवन क्या होगा, वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा। यही पवन का भी निर्माण करेगा, चक्रवात का भी निर्माण करेगा, और जलवायु को भी इफेक्ट करेगा और मौसम को भी इफेक्ट करेगा। तो इन चीज़ों को चलिए हम लोग एक एक कर कॉन्सेप्ट सहित वर्णन करते चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जलवायु की क्या है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। ये आपको हवाओं का जो मौसमी परिवर्तन है वो मानसून जलवायु में देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि अल मुसद जो एक अरबी भूगोलविद थे, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो मौसमी है मौसम के अनुसार जो परिवर्तन आता है तो उसमें क्या होता है, हवाओं का प्रमुख योगदान होता है। यानी मौसम के अनुसार हवाओं में पूर्ण परिवर्तन आता है। और वह जो बताए थे वो कौन बताए थे, वो बताए थे अल मसूद जो अरबी खगोलविद थे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने ये बताया था कि हवाओं का किस तरह से मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि धरातल की वे सभी पवनें जो क्या होती है मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, तो वह मानसूनी पवनें कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन तो एक नहीं होगा कि जलवायु का वर्ष भर लगातार वर्षा, ऐसा भी नहीं है कि वर्ष भर लगातार वर्षा पड़ता है ये जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर करा भारत की जलवायु का, क्योंकि भारत में शीतोष्ण ऋतु भी आता है और ग्रीष्म ऋतु भी आता है, तो इन सभी को आता है, तो ये तो बी भी गलत हो गया। और हवाओं का मौसमी परिवर्तन ये हम लोगों ने देखा, ये मुख्यतः जो होता है धरातल पर जो पवनें चलती है मौसम के अनुसार जब पूर्ण परिवर्तन होता है तो मानसूनी पवनें कहलाती थी। ये भी नहीं होगा। पवनों की दिशा में परिवर्तन, अब करा पवन की दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, ये पवन का दिशा में परिवर्तन होता है जो जलवायु को इफेक्ट करता है। किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब क्या हो जाता है उच्च दाब कटिबंध होता है तो क्या हो जाता है, उच्च दाब कटिबंध से निम्न दाब कटिबंध की ओर चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब भारत विषुवत रेखा पर होता है तब वहाँ पर क्या हो जाती है, विषुवत रेखा पर जब होता है तो जब उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु आता है, और जब दक्षिणायन होता है तो क्या हो जाता है, शीत ऋतु आ जाता है। तो पवनों की दिशा क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब शीत ऋतु आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर कहने का मतलब उच्च दाब हो जाएगा, क्योंकि ठंडा आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट पढ़े और पहले भी चर्चा हो गई, स्वाभाविक सी बात है जब किसी कण को हम शीतलता क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके अणु पास पास में आते हैं तो सघन होते हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है पवन की दिशा हाई से लो की इधर हो जाएगा। फिर वही ग्रीष्म ऋतु में, तो ये जलवायु में एक क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखा था। फिर हिमालय की जो पहाड़ियाँ भी होगा वह भी भारत की जलवायु में एक अहम योगदान दिखाएगा। जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत क्या है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सिर्फ क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र आ रहा है वह क्या करा रहा है, 0 डिग्री तो क्या करा रहा है अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जो 30 डिग्री है उसको उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध करें। लेकिन भारत का जलवायु उष्ण कटिबंधीय भी क्यों है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत ही तो सिर्फ इसका उष्ण कटिबंध में आ रहा है ना, बाकी आप देखेंगे 23.5 डिग्री के बाद तो वह उपोष्ण की ओर टच हो रहा है। तो कारण यही है कि जो हिमालय है वह उधर से 30 डिग्री की तरफ से जो आने वाली हवाएं हैं उसे वो रोकती है, ठंडी हवाओं का। इस कारण भारत का जो जलवायु है उष्ण कटिबंध जलवायु कहा जाता है। तो इस तरह से आगे देखेंगे तो इसमें पवनों का जो योगदान होता है वह दिशा महत्वपूर्ण होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। इसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। क्या किए थे कि जो मानसूनी पवनें हैं धरातल की वे सभी पवनें जो मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होता है, तो उसमें हवाओं का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है मौसम के अनुसार। तो यह जो अरब भूगोलविद थे वह क्या कहते थे, अल मसूदी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, उन्होंने ही बताया कि मानसून क्या होता है। उन्होंने बताया कि धरातल की सभी पवनें जो जिनकी दिशा होता है मौसम के अनुसार उसमें पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आया या फिर क्या बोलिएगा उसको, बरसात आया, तो बरसात में क्या होता है, कभी धूप बारिश, तो वो क्या होता है पवनों के साथ पूर्ण परिवर्तन होता है। धूप उगा, हाई प्रेशर बना। नेक्स्ट हम लोग 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अब कौन नहीं करता, एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। देखिए भारत के मानसून वो
भारत के मानसून में ये सभी कारक जो हैं ऑप्शन में लगभग प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन से चलते एल नीनो। एल नीनो आप जान लीजिए यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के पास में लगभग 25 दिसंबर को उत्पन्न होती है, 5 से 6 साल बाद रोटेशन करती है। ये गर्म जलधारा है, जब यही गर्म जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर से बहते हुए जब क्या आ जाती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में आ जाती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के आ जाने के कारण वह जो होती है पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर में जब वो फैल जाती है, उसका इफेक्ट आ जाता है, तब क्या हो जाता है इस जो धरातलीय है वहाँ पर जो निम्न दाब है इसके तुलना में निम्न दाब क्या हो जाता है वहाँ कम हो जाता है। तब क्या हो जाती है, तो यह जो होता है निम्न दाब जब यहाँ बन रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो अरब सागर और इस तरह से ये पवने यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, तो भारत में यहाँ क्या मिलेगा, सुखाड़ देखने को मिलेगा। इसका इफेक्टिव जो होता है एल नीनो का पूरे मतलब जो विश्व के होती है जलवायु उन सभी में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से एल नीनो जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम यह एक वायुधारा है। यह वायुधारा क्या है, तो यह जान लीजिए ये वायुधारा है जो क्षोभ मंडल में चला करती है। यह धरातलीय पवने नहीं है, ये जेट वायुधारा। ये मुख्यतः 4 तरह से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखे थे विषुवत रेखा 0 डिग्री के आसपास, ये जो 0 डिग्री था इस 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं। यहाँ पर निम्न दाब कटिबंध, इसे अंतर स्तरीय निम्न दाब कटिबंध भी कहा जाता है। अंतर स्तरीय क्यों कहा जाता है अंतर स्तरीय विश्वतीय निम्नदाब कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, गर्म जो होता है जो पवने देखिए 2 तरह से प्रवाहित होती है। एक क्षैतिज प्रवाहित होती है, क्षैतिज कहने का मतलब पूरा पश्चिम इस तरह से, और एक ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो पवने का जो प्रवाह होता है वो क्षैतिज होता है, सॉरी ऊर्ध्वाधर होता है, ना कि क्षैतिज होता है। कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पर गर्म होती है, गर्म होने के बाद क्या होती है सीधे ऊपर उठती, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो इसके कारण यहाँ पर कभी कभी हो सकता है प्रश्न आपको यह भी पूछ दिया जाए विषुवतीय रेखा पर पवन का संचरण किस तरह से होता है। तो पवन तो 2 तरह से संचरण करती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर होता है यहाँ से ऊपर उठती है, यहाँ पर निम्न दाब बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म हुआ। और वही क्या होता है जब यह ध्रुवों की ओर चलना स्टार्ट करता है, लेकिन कोरोलिस बल के कारण हुआ 30 डिग्री के पास में वहाँ पर वायु का अवतलन स्टार्ट हो जाता है। अवतलन मतलब तल के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वायु ठंडा होकर नीचे आते हैं और वहाँ पर उच्च दाब बनता है। और यही देखेंगे कि ये जो उच्च दाब बनेगा ना, यह आपको अक्षांश के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब अरब के व्यापारी जब यूरोप और एशिया में जाकर व्यापार करेंगे, तब वो जब घोड़ा का व्यापारी कर रहे होंगे तो उनका क्या होगा, जहाज चल नहीं पाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मतलब पहले वो लोग कहते थे कि दैव शक्ति है, तो क्या बलिदान करते थे, घोड़े को फेंकते थे। तो इस तरह से कहानियाँ हैं। तब क्या करते थे, वो हल्का करने के लिए नाव को वह क्या करते थे, घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है कि 30 डिग्री जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध है उसको अश्वाक्षांश भी कहा जाता है। इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पर अवतलन जब होने लगता है तो वायुदाब बढ़ जाता है, जिसके कारण जहाज नहीं चल पाता था। वही जब घोड़े फेंक देते थे, क्योंकि पहले तो एरोप्लेन नहीं था, वो पाला से ही चलता था। जब हल्का होता था तो पाला की दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता था। इसलिए उस क्या कहते थे, इसे 30 डिग्री को अश्वाक्षांश भी कहा जाता था। और इस यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध भी बन रहा है। उच्च दाब क्यों बना, हम लोगों ने देख लिया किस तरह से क्या हो गया, विषुवतीय रेखा से वायु गर्म होकर क्या हो गई, 30 डिग्री के बाद जाकर अवतलन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर वायु क्या हो गई, अवतलन स्टार्ट हो गई और तल से नीचे आना स्टार्ट हो गई, और इस तरह से यहाँ पर उच्च दाब बना। तो यह जो उच्च दाब बना यही क्या कहलाया, इसी को हम लोग हेडले सेल भी कहते हैं। और जो 30 से 60 डिग्री के बीच भी फिर यही परिस्थिति होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि पूरा वायु आपको यहाँ चल जाएगा। अब कुछ वायु यहाँ गया तो कुछ आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पवन जो है ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब एक तरह से कोई ठोस पदार्थ है, तो सभी जगह होता है। तो ये क्या होता है, जब वायु जैसे आगे बढ़ती है तो ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है। कारण यही होता है, अवतलन होने का कारण ये होता है कि वायु ठंडा होने लगती है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तो क्या हो जाता है, तापमान में कमी देखने को मिलता है। इसी के कारण क्या हो जाती है, जब तक ज़्यादा हीट है तो 30 डिग्री तक बर्दाश्त किया, फिर जब गति किया हवा में तो ठंडा हो गया। स्वाभाविक सी बात है। आप भी अगर बाइक पर ठंडे के दिनों में आप गमन करिए, आप खड़ा रहिए और 30 किलोमीटर जाइए, देखिए किस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ठंडा बढ़ जाएगा। तो वही होता, वो ऊपर भी वही होता। इसलिए 30 डिग्री के बाद वायु का अवतलन होता, अवतलन होने के कारण वायु शीतल हो जाती है और नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उच्च दाब बनता है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि वही होता है जो उच्च दाब यहाँ पर जो बना, 1 मिनट देखिए, एल हम लोग क्या समझ रहे थे, जेट स्ट्रीम समझ रहे थे ना। तो ये जो उच्च दाब यहाँ पर बना कहाँ, 30 डिग्री के पास। तो ध्यान से इसे देखिएगा कि यहाँ पर विषुवतीय रेखा के पास, विषुवतीय रेखा 0 डिग्री हो गया, निम्न दाब यहाँ पर उच्च दाब बना 30 डिग्री के पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसी के ऊपर में क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सभी वायु अवतरण होगा। अब कुछ वायु क्या होंगे, इधर तो 0 डिग्री से यानी कि विषुवतीय रेखा से भी आए, और इधर 60 डिग्री से भी कुछ सर्द हवाएं इधर ऊपर आती है, इधर भी आई हवाएं ऊपर आई। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब कुछ वायु अवतलन हो गया। अब कुछ वायु जो है यहाँ पर क्या हो गए, बहुत तेज गति से, जब इसका उस कुछ गर्म और कुछ ठंडे वायु, क्योंकि यहाँ से गर्म वायु आ रहा है, कुछ सर्द भी आ रहा है, तो क्या हो रहा है,
आने के बाद जब वो मिलते हैं तो वहाँ पर एक तेज़ी से बहुत मतलब कहने का मतलब 2 से 1.5 से 200 किलोमीटर का एक क्या होता है चौड़ा पट्टी होता है, और वह क्या होता है पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है वो धारा चलती है। तो ध्यान में रखिएगा ये वायुदाब पट्टियाँ होती है जो 150 किलोमीटर चौड़ी होती है और मोटी लगभग 2 से 3 किलोमीटर होती है, और इसका जो चाल होता है 200 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है। जो केंद्र होता है वहाँ पर और ज़्यादा मतलब मान के चलिए 300 साढ़े 300 किलोमीटर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जेट वायुधारा कहते हैं। तो ये जेट वायुधारा कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होगा, एक होगा आपको 30 डिग्री के ऊपर यानी उपोष्ण जेट कटिबंध होगा, एक होगा क्या होगा उपोष्ण के बाद समशीतोष्ण आ जाइए है ना, जिसे हम लोग ध्रुवीय कहेंगे, तो वहाँ पे भी एक होगा समशीतोष्ण जेट वायुधारा जिसे हम लोग ध्रुवीय वायुधारा भी कहते, एक ध्रुव के पास में भी होगा। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पर 2 तरह से क्या होगी जेट मतलब इसका निर्माण होगा, जेट का निर्माण होगा। तो ध्यान में रखिएगा एक हम लोगों ने क्या देखा जेट वायुधारा, एक हम लोगों ने देखा कि उपोष्ण जो उपोष्ण कटिबंध पछुआ जेट स्ट्रीम जो 30 डिग्री के पास में हुआ, और दूसरा जो हो रहा था वो 60 डिग्री के आसपास में हो रहा था। और 60 डिग्री के आसपास में जो हो रहा था यही जो ठंडी हवा इधर से आ रही थी क्योंकि ज़्यादा सर्द होगी इसके तुलना में गर्म होगी, तब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर शीर्ष और गर्त का भी निर्माण जिसको रौशवी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा रौशवी यही होता है क्योंकि ये जो गर्त और शीर्ष का निर्माण करते हुए चलती लहरदार तरीके से चलती है, इसलिए लहरदार चलती है ना क्योंकि गति बढ़ जाता है। यहाँ पर गति बढ़ने के कारण स्वाभाविक सी बात है अब यही क्या होगा कुछ आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब लहरदार ज़्यादा होगा ना तो ये कटकर अलग हो जाएगा, और यही कटकर अलग होगा जब वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा तो एक तरह से चक्रवात को भी जन्म देगा। तो यही है, तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया। तो इस तरह से क्या होता है जेट स्ट्रीम भी क्या करता है वह भी प्रभावित करता है। आप आगे देखेंगे कि सर्द ऋतु में क्या होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिम से आया वह आएगा किसे पश्चिमी विक्षोभ के साथ, वह भारत की ओर अग्रसित हो जाएगा और तिब्बत के पठार के द्वारा 2 भागों में बढ़कर भारत के जाड़ा ऋतु में वर्षा कराएगा जेट स्ट्रीम। फिर आप देखेंगे कि जो गर्मी ऋतु में जो मानसून का आगमन होगा उसमें पूर्वी जेट स्ट्रीम का योगदान होगा। किस तरह से क्या होगा जब ITCZ यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है अंतः उष्ण कटिबंधीय जो है वह ऊपर की ओर खिसक जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगी सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। उत्तर उत्तरायण कहने का मतलब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो वहाँ पर वो क्षेत्र बनेगा। तब उस स्थिति में पश्चिमी जेट स्ट्रीम आगे जाएगा, यहाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावी हो जाएगा, और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार उसको क्या करेगा और भी उसको उष्ण कर क्या करेगा यह फिर चलना स्टार्ट होगा किसकी तरफ विषुवत रेखा की तरफ, और ये विषुवत रेखा के ऊपरी वायुमंडल से आते आते वह अरब सागर में हिंद महासागर में वह क्या करेगा वो मतलब वहाँ पर वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर वो उसका जो पानी है मतलब वो अवतलन हो जाएगा, उच्च दाब बना लेगा, बृहत उच्च दाब यहाँ पर क्या करेगा बृहत उच्च दाब बनाएगा, और इस फलस्वरूप क्या हो जाएगा जो अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर क्या हो जाएगा बृहत निम्नदाब का निर्माण होगा। अब जैसे बृहत निम्नदाब का निर्माण होगा तो यहाँ पर उच्च दाब बनाते यहाँ से क्या हो जाएगी इस तरह से हवाएं चलना स्टार्ट होगी, और वो क्या होगी आर्द्रता सहित लेकर चलेगी क्योंकि जब ये गुजर रहा है तो जितना भी भारतीय प्रायद्वीप में जो है वो सभी हवाओं को ऊपर की ओर ये खींच लेता है। तो इस तरह से बारसो मानसून का आगमन कराएगा। तो इस तरह से ये क्या है तीनों है एल नीनो जेट स्ट्रीम तिब्बत का पठार ये सभी क्या है मानसून के लिए प्रभावित कर रहे हैं। एल नीनो क्या प्रभावित किया पूरे विश्व को प्रभावित किया, जेट स्ट्रीम क्या प्रभावित किया यह क्या किया पश्चिमी विक्षोभ को साथ में लाया यानी जाड़ा में जो क्या कराया सर्द ऋतु में जो बारिश करवाया जो अभी आप जनवरी के महीने में देख रहे होंगे। खासकर जो जेट स्ट्रीम जब चलती है पश्चिमी विक्षोभ आती है तो रबी की फसल के लिए अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ भी आ जाता है, लेकिन ये एक तरह से रबी के लिए उपयोगी होता है। तिब्बत का पठार भी क्या होता है तिब्बत का पठार यह निर्धारण करता है कि भारत का जो जलवायु होगा भारत का जो मौसम होगा मानसूनी होगा वो कैसा होगा। अगर तिब्बत का पठार पर बर्फ़ कम है बर्फ़ नहीं है तो समझिए मानसून अच्छा होगा, अगर वहाँ बर्फ़ है तो क्या होगा वो प्रभावी कम होगा। तो ये भी बहुत इफेक्टिव करता है तीनों चीज़, लेकिन गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है मैक्सिको की खाड़ी पर कोई इफेक्टिव नहीं है, ये जलवायु को भारत को नहीं करता उतना इफेक्टिव। नेक्स्ट देख लीजिए 4 में भारत की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा क्यों है। सही बात है, अमृतसर आप देखेंगे और शिमला को अगर आप देखेंगे तो सब नीचे क्या है अमृतसर ही है, लेकिन फिर भी शिमला अधिक क्यों ठंडा क्योंकि शिमला की तुंगता का मतलब हो गया ऊंचाई। अब हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई जाने पर क्या होता है टेम्परेचर में थोड़ा कमी देखने को मिलता है, जब कमी मिलेगा तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है कम होगा तो वहाँ ठंड होगा, तो इसी कारण उच्च तुंगता के कारण। नेक्स्ट 5 में देख लीजिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम, पहले हम लोग समझेंगे कि मानसून आता क्यों है और कब आता है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या देखा था
कि पृथ्वी पर जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से क्या हो रही है, यहाँ पर उच्च निम्न दाब कटिबंध बढ़ रहा है जिसको ITCZ कहते हैं। ITCZ क्या है, इसका मतलब हो गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अंतः उष्ण कटिबंधीय से यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है, फिर निम्न दाब से किस तरह से वायु ऊपर उठ रही है, फिर वो क्या हो रही है, ध्रुवों की ओर बढ़ रही है, फिर कोरियोलिस बल के कारण वह क्या कर रही है, पूरब की ओर मुड़ जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस बल है, जब उत्तरी गोलार्ध में वायु चलती है तो अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, और वही दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल के कारण होता है। ये क्या होता है, ये एक आभासी बल है, उसी के कारण होता है, जो हमेशा अपने दाएं ओर लगता है। आपको हम या तो क्वेश्चन 1 में आप दिखा देंगे एक फोटो, उससे आप आराम से समझ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, उपोष्ण उच्च कटिबंध 30 डिग्री के पास में क्या हो रहा था, यहाँ पर उपोष्ण जेट वायुधारा चल रहा था। ये उपोष्ण जेट वायुधारा हो रहा था। उपोष्ण जेट वायुधारा जो क्या हो रहा था, जो पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा था। उसके बाद एक 60 डिग्री पर भी हम लोगों ने देखा कि ध्रुवीय क्या हो रहा था, ध्रुवीय जेट वायुधाराएं चल रही थी। ये दक्षिण पश्चिम दोनों में चलती है। हालांकि जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में आपको उपोष्ण जेट वायुधारा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ध्रुवीय जेट वायुधारा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो क्या होता है, तो अब कह रहा है कि अब जैसे ही दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है पृथ्वी, तो क्या हो जाता है, ये जो ITCZ है, यानी जो अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये खिसक कर वायुदाब पेटियां ऊपर चला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जो सूर्य है उत्तरायण दक्षिणायन होगा, वायुदाब पेटियां आगे पीछे होगी, ऐसा बात नहीं कि स्थिर ही रहेगी। जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो वायुदाब पेटियां ऊपर तो वही होता है, ऊपर वायुदाब पेटियां, पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाती है, यहाँ पर जैसे पश्चिमी विक्षोभ इधर से आया, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जो भूमध्य सागर से, देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में मुख्यतः यहाँ पर उस क्षेत्र के आसपास में उत्पन्न होती है, जो यूरोप से ठंडी हवा और सहारा की गर्म क्या होती है, गर्म जो हवाएं होती है वो मिलकर एक चक्रवात का निर्माण करती है, समशीतोष्ण चक्रवात। तो वही हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और वही पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी जेट धारा है, जो किधर से किधर चल रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है। वो हवाएं क्या करती है, अपने साथ लेकर उसे भारत की ओर अग्रसर करती है, और ठंडे ऋतु में बारिश करवाती है। और जब गर्मी ऋतु में ये जो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम वो आगे चली जाती। अब बच गया यहाँ पर क्या हो गया, अब पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, अब देखिए इसे समझिए, उष्ण पूर्वीय जेट स्ट्रीम क्या है, इसे हम लोग उष्ण पूर्वीय जेट स्ट्रीम, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उष्ण पूर्वीय जेट स्ट्रीम क्या है। तो यह जो उष्ण पूर्वीय जेट स्ट्रीम जब ये परिस्थिति बनता है, जब ITCZ ऊपर चला जाता है, तब क्या हो जाता है कि जो मध्य एशिया एवं तिब्बत का पठारी भाग में अत्यधिक गर्म होने की स्थिति में हो जाती है। तब तिब्बत का पठार से क्या हो जाता है, हवाएं ऊपर उठकर ऊपर जाती है, और क्षोभ मंडल के मध्य भाग में ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगती है, और वही ऊपरी सीमा में ये 2 भाग में हो जाती है। एक तिब्बत के पठार की तरफ चली जाती है जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम कराएगा, एक भारत के विषुवत रेखा की ओर क्या हो गया, एक शाखा इधर चलाएगा, और वो पूर्वी जेट स्ट्रीम कराएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। तो एक बात ध्यान लीजिए, जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है वो कहाँ से कहाँ चलेगा, वो मुख्यतः जो चलता है, आप इधर से मान लीजिए उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम मान लीजिए, हाँ 8 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास में, है ना, ये हो जाता है उपोष्ण कटिबंध हो जाता है, क्योंकि ऊपर खिसक जाता है ना। तो यहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम चला, पूर्वी जेट स्ट्रीम इसलिए चला क्योंकि ये वायुदाब पट्टियाँ खिसक गया। तो अब एक तरह से ये ऊपर जाकर क्या बना, वो जो पट्टियाँ चला, क्योंकि जेट स्ट्रीम हुआ होता है जो इसका वेग काफ़ी होता है, हुआ 150 से 150 किलोमीटर का चौड़ा होता है, 2 से 3 किलोमीटर मोटी पट्टियाँ होती है जो काफ़ी वेग से चलती है। वह क्षोभ मंडल में चलेगा, वो धरातल में नहीं चलता, तो उसके साथ में आ जाता है। तो यही यहाँ पर क्या हो जाता है, अब तिब्बत के पठार से उठी गर्मी ऊपर क्या करता है, ऊपर जाकर घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है। परिसंचरण करने के बाद यह क्या हो रहा है, एक धारा पश्चिम की तरफ, एक धारा पूर्वी की तरफ। यही पूर्वी उष्ण कटिबंधीय क्या कहलाया, पूर्वी उष्ण जेट धारा कहलाया है, पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहिए, जेट धारा कहिए। तो यह विषुवत रेखा की ओर आया, विषुवत रेखा की ओर जैसे ही आने लगता है तो बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, जब ये गुजरता है ना भारत के प्रायद्वीप से, तो यहाँ की जितनी भी जो हवाएं होती आर्द्र होता है उसको सोख लेता है, क्योंकि गर्म होती है। और वही पास में जाते जाते, अरब सागर में जाते जाते क्या हो जाता है, यह बृहद क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। और यह बृहद क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण कर लेता है, यानी उच्च वायुदाब बना लेता है। और यही भारतीय प्रायद्वीप इस समय क्या हो रहा होता है, पूरा गर्मी से पूरा निम्न दाब का क्षेत्र, बृहद निम्न दाब का क्षेत्र बना लेता है। और यही निम्न दाब को क्षेत्र को भरने के लिए क्या करेगा, अब यहाँ से अरब सागर और हिंद महासागर और सभी तरह से क्या करेगी, वायु इसकी ओर भागेगा। तब वही दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होगा, वो 1 जून को आगमन होगा, और इस तरह से एक अरब सागर से एंट्री करेगा और एक बंगाल की खाड़ी से एंट्री करेगा। तो देखेंगे किस तरह से। तो ये हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि भारत में मानसून किस तरह से आती है। भारत में मानसून आने के लिए जो है पूर्वी
उष्ण जेट स्ट्रीम का काफ़ी योगदान होता है। यही पूर्वी जेट स्ट्रीम जो आता है और फिर साथ में जो तिब्बत की पठार होती है वो उसको और प्रभावी कर देता है, क्योंकि वो जो गुजर रही होती है ना, तिब्बत का जो निम्न दाब होता है वो उसको क्या करता है, ऊपर में क्षोभ मंडल में परिसंचरण के घड़ी की सुई की दिशा में से दो भागों में विक्षेपित कर देता है। एक भाग क्या करता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम अरब सागर में मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए भारतीय प्रायद्वीप को पार करते हुए अरब सागर में आकर वो क्या होती है, नीचे आने लगता है और बृहत उच्च दाब का निर्माण वहाँ पर कर लेता है। लेकिन इसके विपरीत जब वह क्या कर रहा होता है, भारतीय प्रायद्वीप से गुजर रहा होता है, तब वह ऊपर जो मतलब सतह की हवा होती है उसको ऊपर की ओर खींच लिया होता है, जो भी आर्द्रता होता है क्योंकि गर्म होती है ना। तो इस तरह से फिर उस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर और हिंद महासागर से हवा चलना इधर आना स्टार्ट हो जाती है और बारिश मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, तो वही करा दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो उसका आगमन 1 जून को हुआ, लेकिन सबसे पहले वो अंडमान निकोबार पर 25 मई को ही हो जाता है। तो वर्षा नहीं होती है। तो देखिए अब ऑप्शन में कहाँ वर्षा नहीं होगा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब यहाँ पर है। तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, देखिए क्या होता है कारण। यहाँ तो हम लोगों ने क्या देखा कि अरब सागर के पास में आते आते क्या हो गया, बृहत उच्च दाब का निर्माण लग गया। लेकिन जब यह क्या कर रही थी, जब यह जेट स्ट्रीम गुजरी भारत के प्रायद्वीपीय से, तो जो भारतीय जो हवा था प्रायद्वीपीय भाग उसको सोख लिया, यानी जो भी आर्द्रता था। तो यहाँ पर बृहत निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। बृहत निम्न दाब का निर्माण हो जाने के कारण अब इसे भरने के लिए हवा क्या करती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो दक्षिणी पश्चिम मानसून दो भागों में, एक अरब सागर की तरफ से एंट्री करेगी और दूसरा एंट्री करेगी किसके तरफ से, दूसरा एंट्री करेगी इसके मतलब ये बंगाल की खाड़ी से। तो वही होता है जब इसके जो एंट्री हिंद महासागर में गिरता है तो इसके जो तमिलनाडु क्षेत्र आंध्र प्रदेश वो इसके पैरेलल में आ जाता है। जब इसके समानांतर में आ जाने के कारण तमिलनाडु क्षेत्र कोरोमंडल क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती है। किस समय, दक्षिण पश्चिम मानसून से। वही इसमें 3 शाखा देखेंगे, एक शाखा देखेंगे कि एंट्री करेगा पश्चिमी तट से, दूसरा शाखा नर्मदा ताप्ती के बीच से जो मध्य भारत में चलेगा, और कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र के बीच से इधर गुजर कर वो पंजाब में जाएगा, और वहाँ से जो उत्तरी पूर्वी है, यही देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून इधर कहा जाएगा, और जो क्या करेगा ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ से अराकन की, म्यांमार के अराकन की पहाड़ियों से टकराया, कुछ गंगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर तक जाएगा, फिर यहाँ से हिमालय होने के कारण यहाँ से मुड़ के हिमालय के क्या करेगा, गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में आकर पंजाब में दोनों मिलेगा और धर्मशाला के पास भी उच्च बारिश कराएगा। तो ये हो गया। इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाती है ना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तमिलनाडु क्षेत्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कभी कोरोमंडल तट भी दे सकता है। 6 में देख लीजिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, किस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून आया, देख किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब सूर्य क्या हो गया, जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तो सूर्य उत्तरायण हो गया तो ITCZ था जो अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, जो विषुवत रेखा के पास बन रहा था। अब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बन रही थी, तो क्या हो गई, वो वायुदाब जो पेटियां हैं, वो वायुदाब पेटियां क्या हो गई, खिसक कर ऊपर आ गई, उत्तर की ओर आ गई, जिसके कारण जो पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम था वो अरब सागर, वो क्या हो गया, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम बह रहा था उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वो कहाँ चला गया, वो चला गया। देखिए उसको जो हम लोग हैं जो 30 डिग्री उपोष्ण के पास जो बन रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो उपोष्ण पश्चिमी स्ट्रीम आगे बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वायुदाब पट्टियाँ ही खिसक गया, तो वो चला जाता है तिब्बत के पठार के उस भाग से, और वो हिमालय के ऊपर से निकल जाता है, इसलिए गर्मी में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर क्या हो गया, पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या हो गया, यहाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम चला, अब तिब्बत के पठार में क्या हो गया, अत्यधिक निम्न दाब बनाया। यह निम्न दाब जब ऊपर उठता है वायु के, स्वाभाविक सी बात है, हल्का होगा, वायु ऊपर उठेगा तो ऊपर घड़ी की सुई की परिसंचरण कर यह 2 भागों में क्या करती है, ऊपर जाकर बढ़ जाती है, क्षोभ सीमा के पास 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक पूरब की ओर चला आता है विषुवत रेखा की ओर, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाएगा, और दूसरा जो उत्तर ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाएगा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम कोई प्रभावी नहीं, तो यह क्या करेगा, भारतीय प्रायद्वीप के पार करेगा और अरब सागर के पास आकर हुआ बृहत उच्च दाब का निर्माण करेगा। जब वह पार कर रहा होता है तो उसी के विपरीत में जब वह पार कर रहा भारतीय प्रायद्वीप से, तो जो भी सतह का हवा होता है उसको ऊपर की ओर खींच लेता है और बृहत निम्न दाब का क्षेत्र बनाएगा, और इस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए अब क्या होगा, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से वहाँ से क्या होगी, हवा चलना स्टार्ट होगी, और जो आर्द्रता है वो आर्द्रता लेकर चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। जो नमी है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है यहाँ उच्च दाब बनाया है ना, उच्च दाब बनाया, नमी है, इसमें चलना स्टार्ट करेगा और बारिश कराएगा। तो ये तो हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। यही दक्षिण पश्चिम की एक शाखा अरब सागर से एंट्री करेगी और दूसरा बंगाल की खाड़ी होते हुए उत्तर पूर्वी में जाकर यहाँ पर क्या करेगी, चोट मारेगी, और फिर एक शाखा थोड़ा ऊपर तक जाएगी गंगा ब्रह्मपुत्र के
ये ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है असम के, वो ब्रह्मपुत्र डेल्टा के थोड़ा ऊपर क्षेत्र में जाएगी, फिर गारो खासी में वहाँ पर टकराएगी, फिर वहाँ पर घूमेगी, फिर वहाँ से कुछ शाखा क्या करेगी, फिर गंगा के डेल्टाई क्षेत्र होते होते वो पंजाब तक पहुँचेगी। और क्या होता है अब शरतकालीन है। अब शरतकालीन में क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ विस्वत हो गया। अब शरतकालीन में क्या होता है, पश्चिमी ज्येष्ठ स्ट्रीम जो होता है, यानी कि कहिए उपोष्ण उपोष्ण जेट वायुधारा, उपोष्ण जेट वायुधारा बन रहा था। हम लोगों ने देखा था ना किस तरह से जो 0 डिग्री के बाद जो 30 डिग्री के ऊपर हो रहा था, इधर से गर्म हवा उधर से ठंडी हवा आकर मिल रही थी, तो एक क्या हो रहा था, जेट वायुधारा का निर्माण हो रहा था। और एक बात आपको बता दें कि जेट वायुधारा का पृथ्वी के तापमान से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान से उसमें उतना प्रभावी अंतर देखने को नहीं मिलता। तो ये इस तरह से जेट वायुधारा जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी, तो वो क्या कर रही थी, जब उपोष्ण जेट वायुधाराएं चल रही थी तो पश्चिमी विक्षोभ, वो पश्चिम के साइड में भूमध्य सागर में क्या हो रहा था, इधर से यूरोप से ठंडी हवा और सहारा की गर्म हवा मिलकर समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण कर रहा था। ये चक्रवात अपने साथ उपोष्ण, कौन उपोष्ण, उपोष्ण जो है जेट वायुधाराएं अपने साथ लेकर उसको भारत की ओर आकर्षित कर रही थी। और तिब्बत का पठारी से 2 भागों में, एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग हिमालय के दक्षिण की ओर। और यही जब हिमालय के दक्षिण की ओर आएगा तो दिल्ली में, बिहार में या क्या करेगा, रात में ठंड भी बढ़ा देता है। इसलिए देख रहे होंगे जब पछुआ हवा चलना स्टार्ट हो जाता है, पश्चिमी डिस्टर्बेंस आता है, तो रात में एकाएक ठंड भी बढ़ जाता है, हवा भी चलने लगती है और बारिश भी करवाता है। ये फसल के, रबी के फसल के लिए लेकिन लाभदायक होता है, लेकिन ज़्यादा अधिक होने पर बाढ़ की भी खतरा हो जाता है। तो ये जान लें शरतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो पश्चिम से आया है। तो जितने भी हवा का जो नामकरण हो रहा है वो जिधर से चल रही है उधर से ही उसका नामकरण हो रहा है। जैसे देखिए पूर्वा पवन, तो ये क्या हो रहा है, पूरब से चल रहा है। पछुआ पवन ये पश्चिम से चल रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो जिधर से वो चलती है उसी से नामकरण। देख लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम पहुंचती है, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। अब देखिए इस तरह से भारतीय प्रायद्वीप है, तो सबसे पहले जो होती है भारतीय मानसून वो क्या करती है, वो केरल से 1 जून को पहुँचती है भारतीय प्रायद्वीप में। 1 जून से यहाँ पर मान लीजिए 1 जून तिरुवनंतपुरम और केरल तक पहुंच जाती है, तो ये जान लेते हो केरल हो जाएगा सबसे पहले। फिर 1 जून के बाद 1 जून से 5 जून में फैल जाती है, फिर 5 जून से 10 जून में वो नागपुर और कलकत्ता भी पहुंच जाएगी, फिर 10 से 15 जून में बिहार बोला मध्य प्रदेश बोला क्षेत्र में भी पहुंच जाएगा, 15 जुलाई तक पूरे भारत में आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना, राजस्थान जाते जाते वो अपना नमी पूरा खो चुका होता है, ट्रेवलिंग कर लिया होता जाना, तो इसलिए वहाँ कम बारिश करवाता है। और फिर इधर से भी देखेंगे जो एंट्री करता है अरब सागर की तरफ से, वो एंट्री करता है तो वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होने के कारण वो क्या करती है, सामने समानांतर चलते चल जाती है अरावली की पहाड़ियों को और पंजाब में जाकर मिलती है, तो बारिश होता है। 8 में देख लिए देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में कौन से शाखाओं से दोनों से वर्षा होती है। देखिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब हम लोगों ने जान लिया कि किस तरह से क्या हो गया, भारत में मानसून आया। मानसून इसलिए आया क्योंकि जो अरब सागर हो गया और हिंद महासागर में क्या हो गया, यहाँ पर जब पूर्वी जेट स्ट्रीम जब पहुँचती है तो क्या करती है, अरब सागर में क्या करती है, नीचे आने लगती है। और जैसे ही नीचे आने लगती है तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर बृहद दाब का निर्माण होता है। लेकिन इसी के विपरीत जब वह भारतीय प्रायद्वीप से गुजर रही होती है तो यहाँ की जो आर्द्र हवाएं जो भी होती है वो सतह से हवा को ऊपर की ओर खींच ली होती है और एक बृहद नीम दाब का निर्माण, क्योंकि वह गर्म होता है ना, इसलिए जो भी है पानी उनी सब क्या हो गया, पूरा गर्मी पड़ रहा है। क्योंकि गर्मी तो आप देखते हैं गर्मी के बाद ही तो मानसून का आगमन होता है ना, तो पूरा तो तप्त रहता ही रहता है, प्लस ये और गुजरता है तो उसको और भी क्या करता है, शुष्क बना देता है। और जैसे ही यहाँ पर जब अत्यधिक बृहद दाब बना देगा तो इसे भरने के लिए क्या करेंगे, समुद्र से, महासागर से इसी की ओर चलना स्टार्ट करेगी हवाएं और वो अपने साथ नमी लेकर जाएगी और बारिश करवाएगी। तो ये था हम लोगों ने, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से क्या होती है, एक शाखा अरब सागर से एंट्री करेगी इस तरह से और एक शाखा इधर समानांतर होते हुए फिर उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी के नाम से आना जाएगा, जो गंगा जो इधर ब्रह्मपुत्र के क्षेत्राओं तक असम तक अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी, फिर टकराने के बाद पहाड़ियों से यह हिमालय के नीचे नीचे गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में पंजाब तक आएगी। तो वही कह रहा है कि अरब सागर और वो बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है। तो क्या होता है, जो अरब सागर होता है वो 3 शाखाओं से एंट्री करेगा। एक पश्चिमी घाट से एंट्री करेगा, जब पश्चिमी घाट से एंट्री करेगा तो कहाँ, पुणे में अत्यधिक वर्षा कराएगा, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में कम वर्षा कराएगा। इसी के कारण आप देखेंगे कि तमिलनाडु और जो भी है पश्चिमी घाट के छाया वृष्टि में, यानी शैडो रेन शेडो में आने वाला क्षेत्र में बारिश कम होगा, जिसमें तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा। क्या कारण क्या होता है ना कि यहाँ पर जब वायु टकराती है पश्चिमी तट पर, क्योंकि आपको पता है ना पश्चिमी तट क्या है, पूर्वी तट की अपेक्षा में ज़्यादा ऊंचा है, 900 से 1200 किलोमीटर, तो ऊपर वायु जाती है, ऊपर वायु जाने के बाद टकराती है, टकराने के बाद वायु संघनता होती है, क्रिस्टल रूप बनता है, उसका आकार आकृति बढ़ता है, बढ़ने के कारण भी वो क्या होता है, अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट कर जाती है। तो फिर वो क्या हो जाती है, जो क्रिस्टल जो ठोस था वहाँ पर वो क्या हो गया, वो
बूंद में बदल गया, पानी पानी में बदल गया तो बारिश कहलाया। तो ये यहाँ पर पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में पूरा बारिश करवा चुकी होती है, तो इसलिए छाया दृष्टि में पड़ने वाला क्षेत्र बारिश नहीं होता। दूसरा शाखा नर्मदा ताप्ती से एंट्री करेगा जो मध्य भारत में जाएगा। और तीसरा शाखा है अरब सागर का, वो क्या करेगा, सौराष्ट्र और कच्छ के मैदान से एंट्री करेगा और राजस्थान होते हुए अरावली के पहाड़ी के समानांतर में पंजाब में जाके मिलेगा। और इधर से जो उत्तर पूर्वी पवन जो बंगाल की खाड़ी से गया था, अब ये इधर टकराने के बाद इधर होते होते यह भी पंजाब की खाड़ी, पंजाब में आकर मिलेगा दोनों शाखा, और धर्मशाला के पास हिमाचल प्रदेश के पास काफ़ी वर्षा करवाता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों पंजाब में आकर मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, असम पश्चिम बंगाल। देख लीजिए वो जो होता है वो नार्वेस्टर के नाम से जाना था। नार्वेस्टर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसी नार्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहते हैं। तो जान लीजिए असम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मानसून पूर्व आने वाला, ये मानसून पूर्व आने वाला जो होता है यह मुख्यतः जो काल बैसाखी, इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में जो दिन के समय होती है वो गर्म एवं शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जो लू कहलाती है। जब यह हवाएं समुद्र से आर्द्र पवने से मिल जाती है तो प्रचंड स्थानीय तूफान का भी रूप ले लेती है। काफ़ी तीव्र भी हवा चलता है, आवाज़ भी पूरा करेगा, साए साए सुनने को भी देखने को भी प्रतीत हो जाता है, जिनसे वर्षा और ओले भी पड़ते हैं। इस प्रकार की वर्षा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जानी जाती है। और फिर यही वर्षा आप देखेंगे असम में बोर्डो इचीला के नाम से भी जाना जाता है काल बैसाखी। तो ये नार्वेस्टर का है। फिर नार्वेस्टर आप देखेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको ये नार्वेस्टर कहाँ देखने को मिल जाएगा, न्यूजीलैंड में भी वहाँ चलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 10 में, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बताइए सर, कोरोमंडल तट पर अभी हम लोगों ने जाना कि जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, कारण यह होता है कि जब अरब सागर में जब पूर्वी ज्येष्ठ स्ट्रीम उष्ण पूर्वी ज्येष्ठ स्ट्रीम जब गुजरती है आती है तो वहाँ उच्च दाब का निर्माण करती है, और जब फलस्वरूप इसके विपरीत जब वो भारतीय प्रायद्वीप से गुजरती है तो वहाँ की जो हवाएं होती है वो उसे सोख लेती। कहने का मतलब गर्म होता है ना, एक तो गर्म होता ही है, गर्मी के बाद ही आता है। तो एक तो गर्म पहले से ही होता है और उसके बाद वो गुजरती है तो जो भी आर्द्रता रहती है उसको भी सोख लेती है, तो बृहत निम्न दाब का बनाती है। भरने के लिए अरब सागर से हिंद महासागर की तरफ से हवा चलेगी, फिर इधर से बंगाल की खाड़ी से भी चलेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट पर अब इधर से गुजरेगी तो दक्षिण पश्चिम मानसून समानांतर पड़ जाने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होगी। लेकिन वही जब मानसून रिटर्न होगा, मानसून आ गया मतलब जून में, मतलब वही 1 जून से 16 जून मान लीजिए। अब 16 जून से कब तक रहा, सितंबर तक रहा। अब वही सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या हो गया, लौटता हुआ मानसून रहता है। अक्टूबर तक मानिए, है ना, अक्टूबर नवंबर, फिर अक्टूबर से लेकर जो उससे पहले जो होता है वो लौटता हुआ मानसून होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वही तो 16, तो क्या होगा कि मानसून रहेगा 16 जून से 15 सितंबर तक मान लिए, फिर वही सितंबर से अगस्त तक वो रिटर्न होगा। रिटर्न इसलिए हो जाता है ना, मानसून रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि आप जान लीजिए क्या हो जाता है। आप देखिए 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाती है। तो दक्षिणायन होना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो सूर्य क्या होगा, मकर रेखा पर न सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। तो यहाँ पर जो क्या बना था, यानी यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय जो दाब बना था, क्षेत्र बना था, उच्च दाब का निम्न दाब का क्षेत्र बना था, वो शिथिल होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सूर्य हो गया अब दक्षिण तरफ। अब जो यहाँ पर गर्म हो रही थी, जितनी गर्मी पड़ रही थी, अब शरद ऋतु इधर आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो ये पट्टियाँ धीरे धीरे शिथिल होना स्टार्ट हो जाती। इसी कारण फिर मानसून क्या होता, फिर खत्म हो जाता, उच्च दाब बनना स्टार्ट हो जाता। तो वही रिटर्न जब वापस आ रहा होता है तो तमिलनाडु के तट पर वो बारिश करवा देता कोरोमंडल तट पर। तो आप ये मान लीजिए ये कब होता है, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि 16 जून से 16 सितंबर तक तो मतलब मान लीजिए मानसून रहता ही है। वापसी वही होता है सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक, 15 दिसंबर तक रहता है। तो वही जब वापसी क्रम में होता है तब क्या हो जाता है, क्योंकि जब वापस होता है तो आप देख रहे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सूर्य की किरणें थोड़ा मिलती है, थोड़ा कम मिलती है। तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखा करीब होने के कारण जब वो घटना स्टार्ट होती थी, इस क्षेत्र में थोड़ा रहती थी, इसके कारण लौटता हुआ मानसून में कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती। कोरोमंडल तट क्या है, ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा गया था ना, एक था ऊपरी का उत्तरी सरतार कहे थे, मध्य भाग को क्या कहा गया था, गोलकुंडा का तट, और सबसे दक्षिणतम भाग को कोरोमंडल तट। तो ध्यान में रखिएगा अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट 11 में कह रहा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। भारत में उत्तर पश्चिम काल में शीतकालीन का वर्षा, अब जान ले। अब एक एक प्रश्न को ध्यान, हम लोगों ने दोनों समझ लिया कि वर्षा का आगमन, मानसून का आगमन कैसे हुआ, मानसून का रिटर्न क्यों हो गया, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणायन हो गई और वहाँ पर जो
उच्च दाब कटिबंध क्षेत्र बन रहा था ITCZ, वहाँ क्या हो गया, वो अब कमजोर पड़ जाएगा। जो यहाँ पर बन रहा था अब ठंडा आ जाएगा, यहाँ उच्च दाब बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही उच्च दाब बनेगा तो क्या होगा, जो बारिश उरिश हो रहा था अब ये खत्म होगा, उच्च दाब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस सूर्य की किरण इधर आ रहा है तो ये खिसकना स्टार्ट हो जाएगी और वही लौटते हुए क्रम में वो क्या कराएगी, कोरोमंडल तट पर बारिश करवाएगी। ये हम लोगों ने जाना। तो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा, तो उत्तर पश्चिम काल में शीतकाल में वर्षा किसके कारण हो रही थी, वो हम लोगों ने देखा था कि जब उपोष्ण जेट वायुधारा चल रही थी तो वह क्या कर रही थी, जो भूमध्य सागर में यूरोप से ठंडी और सहारा की गर्म जब पवनें में आकर मिल रही थी तो क्या करा था, समशीतोष्ण यानी गर्म भी है ठंडा भी है चक्रवात का निर्माण का। ये चक्रवात क्या करा था, उपोष्ण जेट स्ट्रीम के द्वारा वो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा था, भारत की ओर अग्रसर कर रहा था। तिब्बत के पठार में दो भागों में बंटकर एक हिमालय के दक्षिण में आकर वो क्या कराया, उत्तर पश्चिम भाग में वो उच्च दाब का निर्माण कर क्या कराया, वहां बारिश करवाया। नेक्स्ट देख लीजिएगा तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अब 11 के बाद 12 में हम लोग आते हैं। 12 में कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र देखिए कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा का क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ऑप्शन ए में है। तो यही ऑप्शन ए ही सही है। क्यों सही है कि सर्वाधिक वर्षा कैसे होता है समझ जाइए थोड़ा सा। अब क्या है, अरब सागर की जो शाखा है, जब वह मानसून जब आगमन होता है 1 जून को, जब यह भारत में प्रवेश कर रही होती है तब पश्चिमी तट जो होता है, क्योंकि हम लोग वो जानते हैं कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट थोड़ा काफ़ी ऊंचा है, यह 900 से लगभग 1300 है। यहीं पर अनामुड़ाई आपको मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा, दोदा बेटा नेक्स्ट सेकंड चोटी। तो अनामुड़ी का लगभग 2695 और दोदा बेटा का 2687, ऐसे ही है, थोड़ा सा बारीकी अंतर है, तो ये जान लीजिए। तो ये पश्चिमी घाट पर जब पवनें यहाँ टकराती है तो ऊपर उठती है, जब स्वाभाविक सी बात है ऊपर उठेगा, जो पवन है उसमें आता है वो ठंडा हुआ, तो ठंडा होने पर क्या होता है, पहले तो क्रिस्टल बनेगा, ठोस बनेगा, फिर उसका वजन भारी हो जाएगा, आकृति हो जाएगा। जब वजन भारी हो जाने के स्वाभाविक सी बात है नीचे आएगा। अब जो क्रिस्टलीय रूप बना हुआ क्या हो जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा तो वह पानी के रूप में मतलब पिघल जाएगा, पानी आ जाएगा बूंद के रूप में। तो ये पश्चिमी घाट होता है। हिमालय के क्षेत्र में भी यही होता है, क्योंकि जब ये पवनें क्या हो इधर जा रही होती है तो हिमालय होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती, यहाँ टकरा कर ऊपर उठती है और फिर बारिश करवाती है। मेघालय में भी यही होता है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। आप बाद में ये भी देखेंगे कि मेघालय में बारिश अत्यधिक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की आकृति कीपाकार होती है और वहाँ पर क्या होगा, जब इस तरह से कीपाकार होने के कारण उसमें बादल टकरा कर यानी फंस कर घूमते रहता है और बारिश होती रहती है। तो कीपकार आकृति एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मेघालय में ज़्यादा बारिश होने को। वही देखेंगे चेरापूंजी, मानसीराम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्यों हुआ हम लोगों ने जाना, क्योंकि ये ऊंचा है, स्वाभाविक सी बात है। जब क्या होती है देखिए, अब जैसे इस तरह से घाटी है, अब पवन टकरा रहा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाने के बाद वो सघन होगा, सघन होने के बाद एक दूसरे जब क्या होंगे, जलवाष्प के अणु एक दूसरे से जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, जल क्रिस्टल बनाएगा, फिर अपना आकार आकृति जब उसका बड़ा हो जाएगा तो जमे होने के कारण जब जैसे ही जब मिलता है तो जम जाता है। जम जाने का आकार आकृति बड़ा होने के कारण वह द्रव्यमान को क्या करता है, रोक नहीं पाता है, रख नहीं पाता, अपने स्वाभाविक से नीचे आ जाता है। इस तरह से वर्षा बनता है। 13 में देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। अब भारत में सर्वाधिक वर्षा, ये सर्वाधिक वर्षा वो हो जाएगा चेरापूंजी और मानसीराम, ये दोनों क्षेत्र है। लेकिन अब आपको चुना इसमें सबसे ज़्यादा, तो गिनी बूझ में दोनों का रिकॉर्ड है। ये 1860 में भी लगभग सबसे ज़्यादा बारिश करवा चुकी थी, औसत बारिश। तो चेरापूंजी ही मारिएगा, चेरापूंजी हो जाएगा और मानसीराम भी है। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सब सर्वाधिक वर्षा होने के कारण एक कारण बताया जाता है, जो यहाँ पर खासी जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी मेघालय में है ना, ये दोनों मेघालय में अवस्थित है। तो किपकार आकृति है और उसमें जब बादल आती है तो फंसकर घूमते रहती है और इसी के कारण वहाँ अत्यधिक बारिश का कारण बताया गया। 14 में देख लीजिए, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से। अब करा सबसे कम, तो सबसे कम हम लोगों ने कहाँ देखा था, ऑप्शन में देख लीजिए, राजस्थान है तो राजस्थान होगा। क्यों राजस्थान होगा, राजस्थान कारण हम लोगों ने देखा था ना, जब क्या कर रही थी, अरब सागर की दक्षिणी पूर्वी मानसूनी जब तीसरी शाखा अपना वो सौराष्ट्र और कच्छ के बगल से गुजर रही थी तो राजस्थान पड़ रहा था गुजरात के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या अवरोध नहीं होने के कारण यह समानांतर यहाँ से गुजर जाती है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ देख लीजिए आप, गुजरात से लेकर दिल्ली तक किधर है, इस तरह से है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की, इसके कारण नहीं वहाँ पर बारिश होता, समांतर गुजर जाती है। और सबसे अधिक बेगा मेघालय, क्योंकि मेघालय में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर पहाड़ियाँ में किपकार है, वहाँ पर फंसकर वह क्या करती है, वो बादलें वहाँ पर अत्यधिक बारिश भी करवाती है। और इस मेघालय में ही जो चेरापूंजी स्थित है और मानसीराम, दोनों ही अत्यधिक वर्षा के लिए जान, कभी चेरापूंजी हो जाता है और कभी मानसीराम हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 15 मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती क्यों, अभी चर्चा की हम लोग, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी है जो की आकृति की है, इस तरह की किपकार आकृति है।
यहाँ पर बादल फंसा हुआ रहता है। नेक्स्ट, दिल्ली में वार्षिक तापांतर का कारण। तापांतर का मतलब ताप में अधिक अंतर है, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। कारण यही है, देखिए सभी में से अल्प वर्षा तो कारण नहीं है। कर्क रेखा से निकटता, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर्क रेखा से निकटता तो तापांतर में अत्यधिक नहीं। मेन कारण है समुद्र से दूरी होने के कारण। ये जो समुद्र से दूरी है इसके कारण तापांतर देखने को मिलता है। जो भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र देख लीजिए, जहाँ जिस तरह से उत्तर भारत में जितनी गर्मी और ठंड पड़ती, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पड़ती है। पहला कारण तो विषुवत रेखा के नज़दीक है और समुद्र के तटीय भागों में अवस्थित होने के कारण इस चीज़ से तो सबसे अधिक तापांतर वो देखने को मिलता है समुद्र से अत्यधिक दूरी के कारण। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली का दैनिक तापांतर समुद्र से दूर। अब करा कौन सा क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक होता है, यानी दैनिक तापांतर का मतलब सबसे अधिक उच्च तापमान हो जाएगा और निम्न तापमान, दोनों ज़्यादा होगा। तापमान भी तो देखिए पूर्वी तटीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्या था, नहीं था। लौटता हुआ में भी हम लोगों ने देखा बारिश, और प्लस ये समुद्र के नज़दीक होने के कारण इसमें शीत ऋतु जितना उत्तर भारत में प्रभावी रहता है यहाँ नहीं रहता है। दूसरा, विषुवत रेखा के करीब होने के कारण भी। छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक भागों में नहीं, अंडमान को राजस्थान के राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है, यहाँ पानी का अभाव है, जिसके कारण क्या हो जाता है, तापमान भी उच्च हो जाता है और ठंड भी अत्यधिक हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 18 में, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। कौन सा है शीतकालीन वर्षा का कारण, लौटता मानसून है कि पश्चिमी विक्षोभ है कि स्थानीय पवनी है और शीतकालीन मानसून है। जम्मू कश्मीर देखिए शीतकालीन जो है वर्षा होने के कारण तो पश्चिमी विक्षोभ ही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ देख रहे थे किस तरह से पश्चिम से आ रहा था, तो वो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, जिसमें दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, ये हो गया बिहार हो गया और यूपी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में शीतलहर भी बढ़ जाता है इसके आने से। तो यही बारिश करवाती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक भी होती है। तो वही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ क्या था हम लोगों ने जान लिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। देखिए बेल्लारी है, जैसलमेर है, जोधपुर है, और एक और है, कौन सा है, बीकानेर, वहाँ पे 24 पॉइंट समथिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा लेह में होता है। लेह सर्वा ऊंचाई पर भी अवस्थित है, यहाँ का ऊंचाई पर है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर तो बर्फ ही बर्फ रहती है लेह में। यहाँ मात्र 9 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा लेह हो जाएगा, बर्फ ही तो जमा रहता है यहाँ। देख लीजिए अब कह रहा है कि कम होने का कारण, ये भी हम लोगों ने कारण भी हम लोगों ने जाना ना। कारण ये था, क्या था कारण था कि ऊंचाई पर होने पर क्या हो रहा था, तापमान में अंतर भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घट जाता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ ही रहता है। बारिश भी पड़ता है वहाँ तो पड़ेगा, ओला पड़ता है, ओला ओला नहीं कहिए, मतलब बर्फ का ही वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ क्या होता है। स्वाभाविक सी बात है, कर्क रेखा पर विषुवत रेखा रहता, तो विषुवत रेखा में क्या हो रहा है, दिन में पूरा अधिक जलवायु क्या हो जाता है, मतलब 4 बजे तक तो पूरा रहेगा, फिर 4 बजे के बाद बाष्पीकरण भी अत्यधिक होगा, जब तापमान अधिक होगा तो अधिक वर्षा और अधिक ताप होगा। क्यों, क्योंकि तापमान अधिक होगा, बाष्पीकरण भी अधिक होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा, फिर ऊपर जाकर फिर बारिश होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। क्या मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मौसमी वर्षा करवाता है, अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा यह भी करवाता है। जिस तरह से भारत में हम लोगों ने देखा कि अनिश्चित एवं अनिश्चित, कभी कभी थोड़ा लेट से आया, कभी पहले आ गया, तो अनिश्चित और अनियमित वर्षा भी करवाता है। फिर कुछ दिन वर्षा के बाद वर्षा ब्रेक भी, लगातार जब मानसून ही आता है तो क्या लगातार वर्षा होने के बाद आप 1 से 2 सप्ताह कभी देखेंगे बारिश हुआ ही नहीं। वर्षा में असमान वितरण ये भी होता है, असमान वितरण, जिस तरह से राजस्थान में कम बारिश होती है, फिर तमिलनाडु में भी कम आपको देखने को मिलता है। जब मानसून आगमन होता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में कोरोमंडल तट पर बारिश नहीं हो पाती है। तो ये सभी तो है मानसून का विशेषता। लेकिन वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, वर्षा होने वाले दिन यही नहीं, ऑप्शन नंबर डी कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये ऐसा नहीं है कि वर्षा दिनों की जो निरंतरता है वो होता रहता है। तो ऑप्शन डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में हम लोग आते हैं। 22 में देखिए क्या करा है, 22 में करा, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा से उत्तर रेखा में स्थित है, पर इसे एक उपोष्ण कटिबंध देश कहते हैं। क्यों कहते हैं उपोष्ण कटिबंध देश, काफी अच्छा प्रश्न है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए भारत क्या है, भारत की स्थिति पहले हम लोग जानते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है, 38 डिग्री 7 मिनट के बीच में अवस्थित है। ये चीज़ को हम लोग को समझना होगा, 38 डिग्री 6 मिनट है, तो ये अवस्थिति है उत्तरी अक्षांश में। तो कह रहा भारत कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होने के बाद, कर्क रेखा 7 राज्यों से गुजरती है, उत्तर में होने के बावजूद भी उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय तो 30 डिग्री तक ही कहला रहा था ना, उपोष्ण कटिबंध कहला रहा था। लेकिन कह रहा है कि यह 30 डिग्री के मतलब इस स्थिति में होने के बावजूद भी उष्ण कटिबंधीय देश कौन है, क्यों है। ऑप्शन पढ़िए
तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। चलिए ठीक है, गुजरती है तो बाकी में सत्य है, लेकिन क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? बी में पढ़ते हैं, भारत के निवासी उष्ण कटिबंध से आए हैं। क्या बी में ऐसा कह रहा है कि भारत के जो निवासी उष्ण कटिबंध, ये भी पर्याप्त नहीं है। जनसंख्या से अधिक घनीकरण, ये भी नहीं। देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। तो इस चारों में से तो पर्याप्त ऑप्शन यही है कि जलवायु का जो निर्धारण है वह कटिबंध से होता है। जिस तरह से हम लोगों ने भारत में देखा था, पूरा पृथ्वी पर क्या है, भूमध्य सागरीय है, फिर उपोष्ण है, फिर उपध्रुवीय, समशीतोष्ण ध्रुवीय, इस तरह से कटिबंध है, उसी के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त है। और दूसरा कारण ये है कि भारत जो है क्या है, उष्ण कटिबंधीय देश इसलिए कहलाता है क्योंकि भारत क्या है, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो तो विषुवत रेखा के नज़दीक में है, प्लस जो उत्तरी ध्रुव आएंगे तो वह 23 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 38 डिग्री 7 मिनट तक है, तो उपोष्ण से आगे बढ़ा। लेकिन जो भारत के हिमालय है वह क्या करते हैं, उसको अवरोध का काम करती है, और जो 30 डिग्री है यानी कि समशीतोष्ण तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं, उसको वो रोकने का काम करती है। इसलिए भारत क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के बावजूद भी क्या करती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का निर्धारण करती है। तो अहम भूमिका हिमालय भी निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, पुणे और मुंबई से कम वर्षा क्यों होता है? यही कारण है। देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो पश्चिमी तट पर एंट्री करता है, तो हमने अभी पढ़ा ना, पश्चिमी तट पर क्या होता है, बारिश करवाती है, और इसी के जो छाया वृष्टि में यानी शैडो रेन में, तो ये पुणे पड़ जाता है पश्चिम घाट के आगे की ओर, और मुंबई पहले पड़ जाता है। तो पुणे में मुंबई से क्या हो जाती, कम होती, मुंबई सॉरी आगे है, पुणे छाया वृष्टि में पड़ जाता है। दोनों तो कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है ना, तो ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक नहीं, मतलब ये बोलिए, पुणे हम बोले ना, महाराष्ट्र है ना, दोनों तो महाराष्ट्र में ही है। तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये छाया वृष्टि में पड़ जाता है, तो ये छाया वृष्टि हो जाएगा। छाया वृष्टि का इंग्लिश होता है रेन शैडो, यानी कि जैसे यहाँ पर रेन पड़ा तो इधर पे रेन पड़ गया, अब इधर से जो भी घाटी है उससे पार किया, तब पार करने के बाद मुख्यतः जो वायु होती है थोड़ा गर्म हो जाती है, क्योंकि बाहर जो उधर का तापमान रहता है वो उसको संवहन के माध्यम से उसमें अवशोषित हो जाता है, बैलेंस कर लेता है। संवहन भी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट 24 में देख लीजिए, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। देखिए आ गया ना प्रश्न, तदापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, कह रहा केवल भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में, फिर भी संपूर्ण भारत की जलवायु कटिबंध उष्णकटिबंध क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ये जो हिमालय है उधर से आने वाली यानी कि ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को वो रोकता है, इसके कारण पूरे जलवायु क्या है, वह उष्णकटिबंधीय है। तो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से उसकी रक्षा करती है। 25 में देख लीजिए, भारत में औसत वर्षा, तो भारत में औसत वर्षा तो जैसे मानसून का आगमन होता है तो इधर देख लीजिएगा पश्चिमी तट पर 200 से 400, फिर उधर उत्तरी पूर्वी मानसून जो टकराएगा म्यांमार के अराकन की पहाड़ियाँ से, फिर गारो खासी जनते से, फिर उसका एक भाग उत्तर पूर्वी होते हुए कहाँ चल जाएगा, गंगा के डेल्टाओं से होते हुए वो पंजाब तक पहुँचेगा। तो उन क्षेत्रों में 200 से 400 वर्षा होती है। तो वही करा, औसत वर्षा मान लीजिए 118 सेंटीमीटर होता है भारत में। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? अब आप ही बताइए, मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा। चलिए, हाँ बारिश तो होती है, चलिए पर्वतीय वर्षा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, चलिए आगे बढ़िए। मूसलाधार एवं संवहनी वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी, मेन है मानसूनी जलवायु का जो मेन है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ये मतलब प्रमुख विशेषता, ये सभी विशेषता है। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होता, मूसलाधार भी कभी कभी होता है, बाढ़ भी आता है, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है। तो क्या होता है, हम लोगों ने अभी जाना था, जो अरबी जो भूगोलविद थे, कौन, अल मसूदी थे ना, जो अल मसूदी, उन्होंने ये बात कहा था कि धरातल पर चलने वाली पवनें हैं, जो उनका जो इफेक्टिव होता है वह क्या होता है, मौसम के अनुसार, मौसम के पूर्ण परिवर्तन के अनुसार वो क्या आता है, उनका दिशा में परिवर्तन आता है पवनों में। डी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखिए, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? अब भारत के उत्तर पश्चिम, इधर हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या था, ये हम लोगों ने देखा था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ध्रुवों की तरफ से ठंडी हवा तथा सहारा की तरफ से गर्म हवा मिलकर समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करे थे। ये चक्रवात अपने साथ उपोष्ण जो जेट वायु स्ट्रीम थी वो अपने साथ भारत की तरफ अग्रसर कर रही थी, अग्रसर। अब आपको लग रहा होगा कि भारत में उतना दूर में आया तो उधर क्यों नहीं इफेक्टिव किया? क्योंकि ये जो ठंडी हवा हो जाता है ना, जब चल रही है तो ठंडी होने के कारण वह ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ के वो सतह तक ही रहती है, और फिर तिब्बत के पठार से वो क्या करती है, विभाजित हो जाती है। तो एक भाग उत्तरी शाखा इसका चलाता है भारत के दक्षिण की ओर, एक भाग उत्तर की ओर निकल जाता है, उत्तरी क्षेत्र में उसकी ओर, तिब्बत का पठार का। तो तिब्बत का पठार, क्योंकि आपको पता होगा ना, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का ये पठार है, 5,000 मीटर ऊंचाई है, तो इसके कारण वह अहम भूमिका भी निभाती है
तो ये पश्चिमी डिस्टर्बेंस से ही होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि जब वो गुजरती है तो कैस्पियन सागर से भी आर्द्र ग्रहण कर लेती है, भूमध्य सागर से भी कर लेती है ना। इन सभी से वो आर्द्रता ग्रहण किए हुए आती है और फिर भारत में आकर वर्षा करवा देती है। भारत का उत्तर मैदानों में शीतकाल में वर्षा क्या होती है? पश्चिमी मैदानों में होती है। ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, उत्तर मैदानों में। निम्न में से भारत में शीतकाल में, ना शीतकाल में रहेगा तो वही उत्तर ही पश्चिमी विक्षोभ ही होगा। निम्न में से भारत में किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर? 200 मिलीमीटर में एक तरह से ठीक ही वर्षा मान के चलिए आप। 200 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में नहीं। एक चीज़ जान लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब 200 है, 200 से भागा दीजिए 10 में, तो 20 सेंटीमीटर आया। 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में ही सबसे कम लेह में हो रहा था ना, तो जम्मू कश्मीर ही ऑप्शन सही होगा। केरल में भी तो अत्यधिक अच्छा भी वर्षा होता है, ज़्यादा ही हो जाती है, 20 सेंटीमीटर से हो जाती है। फिर आप थोड़ा सा राजस्थान में नीचे आएंगे तो वहाँ कम देखने को मिलेगा। आम्र वर्षा क्या होती है? मैंगो सोवर, काफ़ी अच्छा वर्षा होता है ये। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आम को ये पकने में सहयोग करता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये होता है कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते ये मानसून पूर्व आने पर वर्षा फुहार होती है। ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है, वैसे ही निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ रहता है, तो निम्न दाब क्षेत्र का मानसून का आगमन हो जाता है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की जो बौरे होते पेड़ से टूटकर नहीं गिरती है। होने के बाद तो क्या हो जाता है? आम्र वर्षा। तो क्या हो जाएगा? बिहार पश्चिम बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के महीने में होने वाले। 21 में देख लीजिए, 21 में है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता, कारण क्या है? कहा कि वर्षा का अधिक होते हुए भी क्यों समझा जाता? कारण पढ़िए, वर्षा का पानी का तेजी से बह जाना, ये भी सही बात है कि वर्षा में आप देखिएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जितने भी हैं, तटीय क्षेत्र, जितना तेजी से होगा पानी भी निकल जाएगा। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर जाना, यह भी कारण है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ होना, बिल्कुल सही बात है। आप जब मानसून आगमन हो रहा देख रहे हैं कि 1 जून को आगमन किया, 15 से 16 जुलाई तक पूरे भारत को कवर किया, कुछ दिन तक रहा, उसके बाद चला गया। तो ये भी कारण, तो ये सभी कारण उपयुक्त हैं इसमें से। 32 में देख लिया, भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ है? अभी हम लोग को देखिए सबसे कम कहाँ होगा। अगर लेह है तो लेह की चर्चा होगी। आइए पढ़ते हैं क्या है ऑप्शन। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। अच्छा, ये थोड़ा और डिटेल से पूछ रहा है। कच्छ से लेकर हरियाणा पंजाब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश तक, उड़ीसा और बालागीर तक का रहा है सबसे कम वर्षा। देखिए कच्छ ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि जब कच्छ के मैदान से जब अरब सागर की शाखा एंट्री करती है तो अवरोध ना होने के कारण वो समानांतर चलती चल जाती है, क्योंकि अरावली की पहाड़ी भी तो ये पड़ जाता है दक्षिण उत्तर से लेकर उधर उत्तर पूरब की ओर समानांतर गुजरात से लेकर दिल्ली तक पड़ जाता है ना, तो इसके कारण इसमें ये अवरोध का काम नहीं करती है। तो यह निकल जाती है कहाँ से? हरियाणा से भी, ये राजस्थान से भी निकल जाती है और वहाँ से भी निकल जाती है, राजस्थान से भी निकल जाती है। तो उस क्षेत्र में भी बारिश नहीं करवा पाती थी। चारों ऑप्शन में तो ज़्यादा पर्याप्त ही लग रहा है, क्योंकि पंजाब में तो दोनों शाखा आके मिल ही रही है, उत्तर पूर्वी शाखा भी और दक्षिण पश्चिम मानसून भी। तो यहाँ पर तो बारिश करवा रहा है। उड़ीसा में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि मध्य भाग से नर्मदा ताप्ती से एंट्री करेगा मध्य भाग से। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त है इसमें से। देखिए ऐसा नहीं होता कि वो मस्ट है, ऑप्शन भी देखना होता है ना कि वो पर्याप्त ज़्यादा कौन है। अब देखिए ऐसे सबसे कम वर्षा हो रहा था लेह में हो रहा था, उसके बाद राजस्थान में हो रहा था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। तो इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो हल करने में परेशानी नहीं होगी। नीचे स्थानों के युग्मों दिए गए हैं, उनमें कौन सा युग्म जिसमें दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है? कह रहा लगभग समान वर्ष पर है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा का कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, लगभग समान स्थान पर। बिल्कुल सही बात है। अब बंगलोर चेन्नई की बात की जाए तो बंगलोर है 12 डिग्री 97 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और चेन्नई भी मान लीजिए 13 डिग्री है। तो 12-13 ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन कह रहा है कि कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, मतलब अंतर ज़्यादा है वार्षिक वर्षा में। चलिए तो बंगाल में अंतर देखने को मिला अक्षांश में, जहाँ बंगलोर है 12 डिग्री 97 मिनट पर, वहीं चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट पर है। उसके बाद अजमेर शिलांग, अजमेर शिलांग की बात की, अजमेर राजस्थान में पड़ता है और शिलांग क्या आप कहाँ पड़ता है? अब जान लीजिए, शिलांग पड़ेगा मेघालय में। तो लगभग तो सभी समान में। अब अजमेर भी क्या है 25 डिग्री समथिंग मिनट उत्तरी अक्षांश में, और शिलांग भी है यहाँ 25 डिग्री 34 मिनट में। तो एक चीज़ तो अजमेर है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में कम बारिश हो रहा है, कारण क्या है कि यहाँ पर वनस्पति नहीं, वहाँ रेत ही रेत है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भी नहीं रहा, इसी कारण वहाँ क्या हो रहा है, आर्द्रता भी नहीं है। तो वहाँ क्या हो रहा है, गर्मी भी अधिक पड़ रहा है, ठंड भी वहाँ पर रहता है काफ़ी। तो ये हो गया अजमेर हो गया।
तो यहाँ पर बारिश भी कम हो रहा है। शिलोंग में वही अपोजिट हो रहा है, गारो खासी जयंतिया वहाँ है, तो मेघालय में बारिश भी अधिक हो रहा है। तो यही बी नंबर ज़्यादा पर्याप्त हमें लग रहा है। मुंबई विशाखापट्टनम, मुंबई में भी बारिश हो रहा है, लेकिन उतना अंतर नहीं है जितना अजमेर और शिलोंग में, तो पर्याप्त बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 34 में, देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में तापमान, उच्च तापमान एवं निम्न दाब महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? अब कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब महासागर में वायु का कर्षण होता है, जिसके कारण प्रभावित होते हैं। दक्षिण पर भी मानसून प्रभावित होते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने समझा था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान है वो निम्न दाब होता है। अब जैसे ही तापमान उच्च होगा, तापमान बढ़ेगा तो दाब निम्न होगा, गर्म होगा, वायु के कण दूर दूर होंगे। कोई भी चीज़ गर्म करिए, है ना, ठंडा करिए तो सघन होता है, उसका डेंसिटी बढ़ता है। तो अब क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में अब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उच्च तापमान और निम्न दाब हो रहा है, तो महासागर में वायु का कर्षण हो रहा है। अब यहाँ पर वायु क्या हो रहा है, अब इधर से हम लोगों ने देखा था कि पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या हो रहा था, गुजर रहा था। अब तिब्बत का पठार से उठी निम्न वायुदाब ऊपर में घड़ी की सुई की दिशा में परिसंचरण कर दो भागों में बांट दिया, एक विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। देख, पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम कहलाया, जो क्या हो गया, यह आने लगा, अग्रसर हुआ हिंद महासागरों की ओर, और अरब सागर पर आते आते वो क्या हो गया, नीचे की ओर उतरना स्टार्ट हो गया। और जब वह भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके विपरीत में जब वह गुजरा वहाँ से, तो वहाँ पर वह जो हवाओं को हो गया वो आर्द्रता को सोखता चला गया, क्योंकि उष्ण तो पहले ही था, मानसून का आगमन गर्मी के बाद ही हो रहा है, तो वह क्या किया, सोखता चला गया। तो यहाँ बृहत निम्नदाब का क्षेत्र बना, और जो क्या किया, दक्षिण पश्चिम मानसून को आगमन के लिए बुलाहट दिया। अब क्या होगा, एक अरब सागर तरफ से आएगा शाखा और एक पश्चिम बंगाल तरफ से आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का, 34 का। अच्छा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी नहीं है, दक्षिण पश्चिम ने कही है, दक्षिण पश्चिम बी में है, कॉन्सेप्ट वही है, सही है, वो थोड़ा देखने मिस्टेक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 में आते हैं। 35 में करा, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से कौन से घटक उत्तरदायी हैं? कौन है? अवस्थिति है, उष्मीय विपर्यास है, उत्तरित वायु परिसंचरण है, हिमालय पर्वत। देखिए, अवस्थिति है, बिल्कुल निर्भर करता है, अवस्थिति भूमध्य रेखा से दूरी है, नज़दीक है, तो स्थिति भी डिपेंड करता है। तो बिल्कुल यह भी इस आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए पर्याप्त आंसर। उसमें भी प्रयास, देखिए भी प्रयास का मतलब होता अलग थलग, अलग थलग, तो उसमें वो भी अलग थलग भी, वो भी उसमें भी प्रयास भी एक कारण है ना। उसमें भी प्रयास, जिसमें आप देखेंगे कि अक्टूबर का उसमें भी इस प्रभाव, जिसमें क्या होगा, जब पृथ्वी से विकिरण होगा। विकिरण कब होता है, जब पृथ्वी जब उस उष्मा को, सूर्य के प्रकाश की उष्मा को ग्रहण कर लेती है, जब वो क्या करती है, उसको जब छोड़ती है, तब वह विकिरण कहलाती है। उसका तरंगदैर्घ्य भी उच्च होता है दृश्य प्रकाश की तुलना में। तब वो क्या करेगी, तो एक तो नमी है, नमी में मिट्टी में आर्द्रता है। अब वह क्या करेगी, जो वायु उसके संपर्क में, वायु को भी गर्म कर देगी, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, गर्म होने के कारण उसमें भी आता रह जाएगा, और वही उमस का कारण बनता है। वही अक्टूबर माह में मानसून जब ये हो जाएगा ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से उमस का होगा। ऊपरीतन का मतलब ऊपर की ओर वायु परिसंचरण। देखे थे ना तिब्बत के पठार में किस तरह से वहाँ का निम्न वायुदाब जब वो ऊपर उठ रहा था, तो क्षोभ मंडल में घड़ी की दिशा की सुई में परिसंचरण कर दो भागों में पूर्वी जेट स्ट्रीम को बना रहा था। एक विषुवत रेखा की ओर मुड़ रहा था, जो भारत में क्या हो रहा था, मानसून का आगमन करवा रहा था। हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह भी कारण हो रहा था। तो ये सभी कारण है, 1 2 3 4 ऑप्शन में भी पर्याप्त हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अब सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, सोच लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो हम लोगों ने अभी देखा था ना कि सबसे कम वर्षा ऑप्शन में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। दिल्ली में होगा, कोलकाता में भी होगा। अब बचा मंगलोर और चेन्नई। कोरोमंडल तट में जो होता नहीं होता, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला क्षेत्र ही चेन्नई आ रहा है। मंगलोर कहाँ है, मंगलोर याद करिए, मंगलोर जब हम लोग पढ़े थे क्या, ये बंदरगाह, तो उसमें भी आया था ना, कर्नाटक में था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, क्योंकि कोरोमंडल तट पर यही पड़ रहा है। और चूंकि जब मानसून का आगमन होता है तो कोरोमंडल तट पर नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो शाखा जब चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून का, वो उसका पैरेलल में आ जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी कहलाते हैं? वही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहलाते हैं। वही काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर वही कहला रहा था ना। तो अब ये काल बैसाखी क्यों कहलाता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए ग्रीष्म काल में ये असम और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रीष्म काल होता है, निम्न दाब बना हुआ होता है। तो वह जो होता है, जो जब ये समुद्री हवाएं संपर्क में आते हैं तो आर्द्र ग्रहण कर लेते हैं, और प्रचंड आवाज़ के साथ, पूरा तूफान के साथ ये चलती है।
नेक्स्ट 38 में देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण क्या है? क्योंकि पहाड़ की आकृति वहाँ क्या है, अभी चर्चा किए थे, क्योंकि किपकार आकृति, किपकार आकृति होने के कारण इस तरह से किप है ना उसमें फंसकर वो रह जाती है और वर्षा काफ़ी करवाती है। 39 में देख लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? करा मानसून के क्षेत्र में। स्वाभाविक सी बात है, भारत को तो वर्षा जो ज़्यादा मिलता है मानसून के क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि पूरा पूरा सिर्फ व्यक्तिगत कोई पार्टिकुलर लोग नहीं, पूरा भारत के लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अहम भूमिका निभाता है फसल में भी। 75 हो जाएगा। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। अब देखिए चेन्नई जाड़ों में वर्षा होती है, कहने का कारण यही है क्योंकि लौटता हुआ मानसून आ रहा है, और लौटता हुआ मानसून में कहाँ से कहाँ तक चल रहा था आप याद करिए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक चल रहा था, दिसंबर में ठंड आ ही जाती है, तो एक तरह से वो पूछना चाह रहा है, तो वो रिटर्न हो रहा मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून, क्यों उत्तर पूर्वी? जो अरब सागर से एक शाखा इधर दक्षिण पश्चिम से आया, तो जो अरब यहाँ से जाके टकराया, उत्तर पूर्व की ओर जाकर टकराया, जो यहाँ से फिर उत्तर की ओर जब आ गया, तो ये जो रिटर्न हो रहा है ITCZ यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि दक्षिणायन हो रहा है सूर्य, तो वही उत्तर पूर्व मानसून यहाँ पर जब वो आने लगेगा तब यहाँ पर बारिश करवाएगा वो। कारण क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य हट जाता है ना, जो वहाँ पर गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में निम्न दाब बन रहा था वो शिथिल हो जाएगा, अब दक्षिणायन हो रहा है, तो ये लौटते लौटते यहाँ पर कोरोमंडल तट पर बारिश करवा जाती है। 41 में देखते हैं, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कह रहा चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है? अब करा गर्म क्यों होता है? स्वाभाविक सी बात है, एक तो माइंड में प्रश्न उठा कि चेन्नई कोलकाता से क्या है, चेन्नई जो है विषुवत रेखा से, जो चेन्नई है वो नज़दीक है, तो ये भी एक प्रश्न ऑप्शन में है क्या, तो विषुवत रेखा के समीप है, तो ये अच्छा बिल्कुल है, क्योंकि जो विषुवत रेखा के नज़दीक है वहाँ गर्म ज़्यादा होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 42 में देख लीजिए, मानसून परिवर्तन निवर्तन, निवर्तन का मतलब वही होता है रिटर्निंग, है ना, मानसून जब रिटर्न हो रहा है सबसे अधिक वर्षा कहाँ करवाएगी, तो वही कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट में जो आ जाता है तमिलनाडु वाला क्षेत्र में आ रहा है। कोरोमंडल तट क्या, पूर्वी तट को 3 भागों में, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट, तो वही चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 43 में, भारत में पश्चिम तटों पर ग्रीष्म में अति वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो पश्चिमी तटों पर अत्यधिक वर्षा। देखिए हम लोगों ने वो भी समझा किस तरह से मानसून आया, मानसून रिटर्न क्यों हुआ वो भी जाना, मानसून रिटर्न इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पर उच्च दाब बन रहा था, अब क्या हो रहा था, सूर्य का दक्षिणायन हो गया। चूँकि आपको पता होगा कि उत्तरायण 21 मार्च के बाद हो जाता है और दक्षिणायन 23 सितंबर के बाद हो जाता है, तो सूर्य की किरणें वहाँ निम्न दाब जो बन रहा था उच्च दाब में परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ ठंडा आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, जो वहाँ पर परिस्थिति बन रही थी लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो खत्म होगा। तो पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, पश्चिमी तटों पर उस ये होता पश्चिमी घाट पर होगा, पश्चिमी तटों पर वही ना करा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि जब आगमन होता है पश्चिमी तट से ही पहले टकराती है ना वर्षा, वो काफ़ी वर्षा वहाँ करवाती है, लगभग 400 के आसपास सेंटीमीटर बारिश होता है, और जिसमें मुंबई क्षेत्र आ जाता है, और वही पुणे ले लीजिए, पुणे में कम होता है क्योंकि वो छाया वृष्टि में पड़ जाता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचा भी है। नेक्स्ट 44 में देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर का रहा। अब हम लोग मानसून क्या देखे थे, 1 जून में भारत में आगमन कर रहा था, तो 16 जून से क्या हो रहा था, लगभग 16 जून से आप मान लीजिए सितंबर तक, यही यही इसका था ना, 16 जून से सितंबर, हाँ सितंबर तक, और फिर सितंबर से क्या हो रहा था, आप सितंबर से मान लीजिए कि 14 दिसंबर तक मानसून रिटर्न हो रहा था, जब मानसून रिटर्न हो रहा था तो सितंबर के बाद ही तो अक्टूबर नवंबर आता है, तो ये रिटर्न के क्षेत्र में तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। अब ये मालवा का पठार, पूर्वी पठार, ये सब क्लियर होगा आशा करते हैं। मालवा का पठार कहाँ आ रहा था, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसी के सुदूर में छोटा नागपुर का पठार आ रहा था, है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मालवा का पठार में कौन कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि मालवा का पठार थोड़ा वहाँ रांची तक भी गया हुआ है, वो वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, गुजरात वाला कुछ क्षेत्र भी, मध्य प्रदेश तो आ ही जाएगा, कुछ यूपी वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 45 में, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, ये अक्टूबर गर्मी, ये उसको बोलते हैं अक्टूबर उसमें भी बोलते हैं। देखिए ये जो अक्टूबर वाला गर्मी होता है काफ़ी ह्यूमस करता है, नहीं आपको कभी ऐसा सा महसूस होता होगा कि बारिश पड़ा, बारिश के बाद बरसात में एकदम काफ़ी ह्यूमस ऐसा लगा, एकदम काफ़ी एकदम दम घोटू ऐसा वो हो जाता है। कारण क्या होता है अक्टूबर का गर्मी का, क्या होता है, जब सूर्य के दक्षिणायन होने से सूर्य ताप की मात्रा घटती है, जब सूर्य क्या हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य दक्षिणायन क्या हो जाता है 23 सितंबर के बाद ही होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो दक्षिणायन होने से सूर्य ताप की मात्रा घटती है। परंतु अब ऐसा तो नहीं है ना कि सूर्य ताप घट गया तो तुरंत तापमान भी घट गया, उस तापमान को लेकर पृथ्वी भी तो हीट हुई ना, तो हीट होने के बाद वो जो वो अपना उष्मा को विकिरण करती है उसको विकिरण कहते हैं, उसमें विकिरण करते हैं, उसी के कारण पृथ्वी को पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है, क्योंकि वो उष्मा का हीट उष्मा का क्या करती है, बाहर करती है। तो सितंबर में तो
दक्षिणायन स्टार्ट हो गया अक्टूबर में सूर्य का, अक्टूबर से पहले 23 सितंबर को। तो क्या होता है, दक्षिणायन होने से सूर्य की मात्रा तो घट जाती है, परंतु धरातल का जो अवशेष होता है, जो धरातल ग्रहण की हुई थी ऊष्मा, वो अवरक्त के रूप में वो क्या करती है, उससे निकलते रहती है। अब यह क्या करती है, जो उससे नज़दीक में है, जब ये क्या करती है, विकिरण के रूप में ऊष्मा को निकालती, क्योंकि ऊष्मा विकिरण इसी को कहते हैं, जब पृथ्वी तप्त होकर क्या करती है, उसके बाद जो ऊष्मा को निकालती है उसी को हम लोग पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह के रूप में पृथ्वी जाना जाता है, क्योंकि ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद वो छोड़ती है, और इसी के कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस भी होता है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस ऊष्मा विकिरण के कारण होता है, पृथ्वी का जो विकिरण होता है, पृथ्वी पार्थिव विकिरण के कारण ही होता है। तो ये विकिरण हो गया, जिसके कारण अब तो एक क्या हो गया, इसके संपर्क में आने वाला वायु भी गर्म हो गया। अब एक तरह से मिट्टी तो आर्द्र है ही है, बारिश पड़ा है, खत्म अभी गया है, तो मिट्टी में भी तो आर्द्रता अधिक है, इसलिए वायु में भी आर्द्रता बढ़ जाती है। अब ये जो होने के कारण, स्थिति ऐसा होने के कारण ना, ये गर्मी भी कर रहा है, फिर आर्द्रता भी, उस वायु में भी आर्द्रता बढ़ रहा है। ये परिस्थिति इस तरह से बन जाता है, जो ह्यूमस पूरा दम घुटू ऐसा महसूस होता है। तो भारत के गंगा का मैदान में उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, यही है, उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान, तापमान भी उच्च हो गया, आर्द्रता भी उच्च हो गया, यही कारण होता है। इसे ह्यूमस भी हम लोग कहते हैं। 46 में देखिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो जाड़े के मौसम में कहाँ होगा, सोच लीजिए आप। ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब जाड़े के मौसम में तो लौटता हुआ मानसून ये संकेत हमें कर रहा है भारत के किस राज्य में, तो तमिलनाडु में हो जाएगा, क्योंकि लौटता हुआ मानसून क्या है, 14 दिसंबर तक रहता है ना प्रभावी, सितंबर से 47 देख लीजिए, सितंबर से दिसंबर तक रहता है। 47 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। अब कह रहा पश्चिमी तट पर, अब ये पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है, वही शाखा है ना जो उत्तर पूर्वी में जाकर टकरा जाता है, इसलिए उत्तर पूर्वी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी में जाने के बाद यहाँ से ये मतलब इसका स्टार्ट हो जाता है ना यहाँ फैलना, तो वही गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में होते हुए पंजाब तक पहुँचती है, और इधर से भी वो अरब सागर वाला भी शाखा पहुँचती है। 48 में देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून, प्रत्यावर्ती मतलब वही रिटर्निंग हुआ। अब प्रत्यावर्ती का अर्थ खोजेंगे तो थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन प्रत्यावर्ती वही रिटर्निंग है। प्रत्यावर्ती धारा भी होता है, दिश धारा भी होता है। तो रिटर्निंग मानसून का अधिक प्रभाव कहाँ होता है, वो आपको देखने को मिला कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु ऑप्शन हो जाएगा सी में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 49 में, देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो हम लोग देखे थे ना, वो अरबी थे। अरबी कौन थे, अरबी खगोलविद थे, वो थे अल मसूदी थे। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से धरातल पर चलने वाली पवनों, जो मौसम, जो धरातल पर जो मौसम चल रही है, वो सभी मतलब जो धरातल की जो पवनें हैं, उन जिनकी दिशा होती है वह मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होता है। तो वही बताए थे मानसूनी पवनों के बारे में, वो अरबी थे। 50 में, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है, तो कब प्राप्त, जब मानसून का आगमन होता है। तो स्पष्ट रूप से आप कहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही। ये उत्तर पूर्वी तो इसी का शाखा है ना, लेकिन जो यह दक्षिण पश्चिम जितना बृहद भागों में भारत में बारिश करवाती, वो तो उत्तर पूर्वी नहीं है। उत्तर पूर्वी तो गारो खासी वहाँ टकराया, तो कुछ बागा फिर इधर चला है, डेल्टाई क्षेत्र। लेकिन ये 3 शाखाओं से एंट्री करती है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी का है मेन रूप से, यही होता है। ये आगे की ओर समानांतर रहता है भारत की ओर, तो उधर से एंट्री कर जाता है बांग्लादेश और म्यांमार के अराकन पहाड़ी से। नेक्स्ट 51 में देख लीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। अब उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक अब कौन प्राप्त करेगा उत्तर पूर्वी से, तो उत्तर पूर्वी से तो जाकर वो स्वाभाविक सी बात है, वो म्यांमार का अराकन का पहाड़ियाँ हो गया, और वो पहाड़ियाँ टकरा रहा, तो असम ही हो जाएगा इस ऑप्शन में। पश्चिम बंगाल नहीं, तमिलनाडु भी नहीं, उड़ीसा भी नहीं। 52 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सूखा स्थान है। चलिए आ जाइए, कौन सूखा स्थान है, तो अब देख लीजिए। तो इस 4 ऑप्शन में क्या लग रहा है, ले ही तो है ना, क्योंकि यहाँ पर ले पर बारिश नहीं होता, बारिश भी हो रहा तो मात्र सबसे कम 9.6 सेंटीमीटर, तो काफ़ी कम है। बारिश भी होता है बर्फे के रूप में होता है, बारिश थोड़े होता है यहाँ। 553 में देख लिया, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। कौन सा स्थान पर उच्चतम कहाँ अनुभव किया जाएगा वायुमंडलीय दाब, स्वाभाविक सी बात है, देख लीजिए। जो ऊंचाई पर ज़्यादा रहेगा तो उच्चतम वहीं अनुभव करेंगे, है ना। तो लेह हो जाएगा, क्योंकि लेह ऊंचाई पर व्यवस्थित है, जिसके कारण यहाँ ठंड है। यहाँ पर क्या होती है, बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बर्फ़ों के रूप में वो चादर जमा हुआ रहता है। कौन सा किसी भी जगह की जलवायु की 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। वो काफ़ी अच्छा प्रश्न करा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह की जलवायु की 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं। एक, समुद्र से दूरी,
मानव प्रभाव अक्षांश। और देखिए जलवायु के लिए समुद्र से दूरी भी डिपेंड है, क्योंकि समुद्र से दूरी से क्या करता है वह भी एक तरह से इफेक्टिव होता है। बारिश ज़्यादा कम, वही प्रायद्वीपीय भारत में आप देख रहे थे क्या हो रहा था, जो समुद्र के नज़दीक है वहाँ पर मौसम जितना परिवर्तन हो रहा था समुद्र से दूरी के अनुसार वो वहाँ नहीं हो रहा था, तो बारिश भी वहाँ अधिक हो रहा था। अक्षांश क्या हो रहा, अक्षांश भी डिपेंड कर रहा था, क्योंकि यही अक्षांश क्या कर रहा था, वह किसी भी देश की जलवायु निर्भर कर रहा था, क्योंकि जिस कटिबंध पर था उस कटिबंध के अनुसार उसका जलवायु। समुद्री जलधाराएं भी कर रहा था। किस तरह से एल नीनो देख रहे हैं कि एल नीनो पूरे वर्ल्ड के जलवायु के इफेक्टिव कर रहा था। जब यह क्या हो रही थी, जब वह निकलती थी, जब इसकी शाखा क्या हो रही थी, पश्चिमी प्रशांत महासागर तक आ रही थी, तो दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दाब बना रहा था। किसके तुलना में ज़्यादा, वह भारतीय प्रायद्वीप की तुलना में। तब वहाँ से यहाँ चले लगी तो सूखा, यहाँ पर सूखा हो जाता है। मानव प्रभाव ये कम है, तो ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 प्रमुख नियंत्रकों में से 3 है, लेकिन मानव प्रभाव नहीं है। 54। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की जलवायु से रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। क्या क्या हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने वायुदाब पट्टियाँ के बारे में जाना कि वायुदाब पट्टियाँ क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि किस तरह से उच्च दाब, निम्न दाब और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला, किस तरह से भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु में कौन कौन से कारक इफेक्टिव है, किस तरह से भारत में मानसून आता है, किस तरह से मानसून की वापसी होती है, किस तरह से ठंडे ऋतु में बारिश होती है, और जो बारिश होता है कौन सा फसल के लिए उपयोगी होता है, किन कारण से पश्चिमी विक्षोभ आता है। उन सभी को हम लोगों ने आशा करते हैं विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।